नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग समसामयिक राजनीतिक मुद्दे पत्र से संबंधित टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा भारत में दल बदल निषेध कानून। भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हालांकि संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। आम चुनाव हुए 1952 में और पहले, दूसरे और तीसरे आम चुनावों तक कांग्रेस, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कहा जाता है, निर्विवाद रूप से देश की प्रमुख पार्टी बनी रही। चौथे आम चुनावों के समय से देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस दल को चुनौती देनी आरंभ कर दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके पूर्व देश में कांग्रेस के अलावा कोई और राजनीतिक दल नहीं था। राजनीतिक दल थे। अखिल भारतीय जनसंघ था, जिसे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये दोनों दल अखिल भारतीय स्तर पर संगठित थे, लेकिन इनका कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन 1967 में देश के कई भागों में विभिन्न दलों ने कांग्रेस को चुनौती पेश की। केरल में और अन्य जगहों पर वो सरकार बनाने में भी सफल हुए। पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल की वामपंथी सरकार थी। बिहार में संविद सरकार, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा अच्छी खासी ताकत लेकर वहां की विधानसभा में उभरा। हम देखते हैं कि इसी समय से देश में दल बदल की प्रवृत्ति भी शुरू हुई, क्योंकि देश में अभी भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी। केंद्र में उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं थी। अधिकांश राज्यों में वो सत्ता में थी और जिन राज्यों में विपक्ष उभर रहा था वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। इसका कारण यह था कि उसके अधिकांश सदस्य किसी नीति पर, किसी विचार पर, किसी विचारधारा पर एकमत नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस विरोध के नाम पर एक हुए थे। तो उनमें काफी मत भिन्नता थी और कांग्रेस ने इस मत भिन्नता का फायदा उठाया। जहां कहीं भी विपक्ष सरकार बना लेता था, कांग्रेस की कोशिश होती थी कि उनके दल के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाया जाए, उस दल को तोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से दल बदल की प्रवृत्ति शुरू हुई। इन दलों में भी कई गुट होते थे। जिस गुट को मनचाहा पद नहीं मिलता था, सरकार से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं होते थे, वो भी टूट जाया करते थे। कभी उनकी कोशिश होती थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लें, या फिर वो कांग्रेस में ही शामिल हो जाते थे और बदले में पार्टी उनको मंत्रिमंडल में कोई अच्छा खासा पद दे देती थी। तो ये प्रवृत्ति लंबे समय तक रही। 1968 में जनता की मांग पर, या कहेंगे राजनीतिक दलों की मांग पर, इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री थे वाईबी चौहान के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जिसको दल बदल की प्रवृत्ति रोकने के लिए अपनी अनुशंसाएं देनी थी। उनकी अनुशंसाओं के आधार पर 1973 में और फिर आगे चलकर 1978 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो पारित नहीं हो सके। हम लोगों ने देखा
कि 1977 में जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई थी, लेकिन उसी के दल के चरण सिंह ने उस पार्टी को तोड़ दिया। राज्यों में एक खेल तो पहले से ही चलता था। तो 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उस समय यह प्रयास हुआ कि दल बदल कानून को पास कराया जाए। उस समय भारत की राजनीति में आया राम गया राम की कहावत बहुत मशहूर थी। अब इस आया राम गया राम की कहावत का भी एक मशहूर प्रसंग है। असल में ये हरियाणा के एक विधायक गया राम से संबंधित है, जिन्होंने 1967 में एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। तो हम लोग उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं। तो 1985 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और सहानुभूति लहर में कांग्रेस दल ने लोकसभा की 405 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस के पास विशाल बहुमत था, अकल्पनीय बहुमत था और संसद ने दल बदल निषेध कानून बनाया। इस हेतु संविधान में 52वां संशोधन लाया गया। इसका उद्देश्य था संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ना। तो यह नई अनुसूची थी 10वीं अनुसूची। तो 52वें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को संसद ने पास किया। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही 1 मार्च 1985 से दल बदल निषेध कानून लागू हो गया। अब चर्चा करते हैं कि इस दल बदल निषेध कानून की विशेषताएं क्या थी। इसमें प्रावधान था कि अगर कोई सांसद, विधायक या विधान पार्षद अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा देता है तो उसकी सदन की सदस्यता चली जाएगी। अगर वह व्यक्ति सदन में अपने पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता, उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वह सदन में व्हिप जारी किया गया है उसके दल के सचेतक के द्वारा और वह उस व्हिप का पालन नहीं करता, वह वोट नहीं देता, जानबूझकर अनुपस्थित रहता है या किसी अन्य दल को अपने दल की इच्छा के विरुद्ध मत देता है, तभी उसकी सदस्यता चली जाएगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप साबित होने पर भी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान था। तो इस प्रकार से दल बदल निषेध कानून में ये सारे प्रावधान रखे गए। उद्देश्य यह था कि दल बदल की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। तो क्या भारत में 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़े जाने के पश्चात दल बदल समाप्त हो गया? नहीं, क्योंकि भारत में जब भी कोई विधि निर्माण होता है, जाने अनजाने उसमें ऐसे छिद्र छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं जिनका आगे चलकर चालाक लोग फायदा उठाते हैं। तो 10वीं अनुसूची में जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किए गए थे उसमें एक प्रावधान था। वह प्रावधान यह था कि अगर व्यक्ति अकेले दल छोड़ता है, दल की नीतियों के विरुद्ध व्यवहार करता है, दूसरे दल में जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर किसी दल के 1/3 विधायक, विधान पार्षद या सांसद दल के विरोध में मतदान करते हैं, दूसरे दल में शामिल होते हैं या नया गुट बना लेते हैं, तो उनकी सदस्यता के ऊपर कोई असर नहीं होगा। प्रावधान यह भी था कि ऐसे मामलों में सदन के स्पीकर,
जो कि विधानसभा में और विधान परिषद में सभापति होते हैं, और लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति हैं। उनका निर्णय अंतिम होगा ऐसे किसी भी मामले में। तो ये प्रावधान था। इसका फायदा उठाकर दल बदल और बढ़ गया। अब थोक के भाव में दल बदल होने लगा। खासतौर पे जो छोटे दल थे उनको तोड़ना बेहद आसान था। मान लीजिए कि किसी दल में विधायकों की संख्या 30 है, 10 ने एक साथ दल बदल कर लिया, उसकी सदस्यता नहीं जाती। कहीं पर 6 विधायक हैं, 2 अलग हो गए, उनकी सदस्यता नहीं जाती। कहीं पर 20 सांसद हैं और 20 सांसदों में से 1/3 7 ने दल बदल कर लिया, उनकी सदस्यता बरकरार रहती। तो इस दुरुपयोग के कारण दल बदल का जो तरीका था, ये सरकारों को गिराने बनाने का पर्याय बन गया। सरकारें अस्थिर होने लगी। न सिर्फ राज्यों में सरकारें अस्थिर होने लगी, केंद्र में ये बीमारी पहुंच गई। तो दिनेश सिंह गोस्वामी समिति बनाई गई और उन्होंने सन 2000 के आसपास अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की, सरकार को प्रस्तुत की, और भी कई हलकों से मांग उठ रही थी। तो सरकार ने 2003 में 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन विधेयक लाया और 10वीं अनुसूची में दल बदल निषेध कानून में कुछ परिवर्तन किया। पहले 1/3 सदस्य दल बदल सकते थे, नया गुट बना सकते थे। अब यह प्रावधान दिया गया 2/3 का, और यह रखा गया कि दल बदल नहीं, वो दल में विलय कर सकते हैं। अर्थात किसी भी दल के, विधायक दल या संसदीय दल के सदन के अंदर जो सदस्य हैं, वो अगर यह निर्णय करते हैं कि वह किसी अन्य दल में विलय कर रहे हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो 1/3 या शेष सदस्य 2/3 के बाद या उससे अधिक के बाद जो शेष सदस्य नए दल में नहीं मिलना चाहे, उनकी स्थिति यथावत रहेगी, अर्थात उनकी सदस्यता भी समाप्त नहीं होगी। तो यह सुधार किया गया और उद्देश्य यह था कि अब दल बदल करना कठिन हो जाएगा। इस कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि भारत बहुदलीय प्रणाली वाला देश है, बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं। कई बार 2/3 सदस्य भी कोई ऐसा निर्णय कर लेते हैं जो नैतिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो पैराग्राफ 6 में कहा गया था 2/3 सदस्यों की बात थी, उसे तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसके पैराग्राफ 7 में जो कहा गया था कि अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सदन के अध्यक्ष का निर्णय भी जस्टिकेबल होगा, अर्थात न्याय योग्य होगा। अर्थात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं। एक और प्रावधान था, इसमें एक अपवाद ये रहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है या राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, तो वैसी स्थिति में अगर वो अपने दल का परित्याग करता है तो उसके ऊपर भी दल बदल निषेध कानून लागू नहीं होगा, उसकी सदस्यता भी समाप्त नहीं होगी। तो दल बदल निषेध कानून अपने उद्देश्यों में कितना सफल रहा है, जो भी राजनीति को नजदीक से देखते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है। अब एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है
जब विधायक देखते हैं कि उन्हें दल परिवर्तन करना चाहिए और उनके दल परिवर्तन के कारण उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन वो दूसरे दल के साथ जाना चाहते हैं तो वो अपनी सदस्यता से स्वयं ही त्याग पत्र दे देते हैं और जो विपक्षी दल होता है वो बहुमत में आ जाता है, उसकी सरकार बन जाती है और ये विधायक उन स्थान से, अपने रिक्त स्थानों से फिर से नए दल की सदस्यता के साथ चुनाव लड़कर आमतौर पर जीत कर आ जाते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने वाला व्यक्ति आमतौर पर नए मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया जाता है और वो जनता को समझा देता है कि भैया मैं मंत्री बन गया हूं और मेरे मंत्री बनने से क्षेत्र का काफी विकास होगा। ये और बात है कि कभी कभी उनमें से कुछ लोग हार भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी 2020 में मध्य प्रदेश में ऐसा देखा, पूर्व में हम लोग कर्नाटक में ऐसे मामले देख चुके हैं और भी कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। तो दल बदल निषेध कानून अस्तित्व में है लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत में दल बदल निषेध कानून क्या है, इसकी खूबियां क्या है, खामियां क्या है और वर्तमान में ये कितना प्रभावी है, इसके ऊपर चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपने घर में अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।